नमस्कार, मैं शीतलपी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। समाजवादी आंदोलन पर भारत में जो विनोद अग्निहोत्री जी से हम लोगों ने पिछला पहला अंक रिकॉर्ड किया था, उसके बाद बहुत सारे मित्रों ने जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। अच्छा लगा कि वो काम जो है जिस पर्पज़ से हमने सोचा था कि बहस होनी चाहिए, एक तो अब जो युवा हैं, उनमें से बहुत सारे इस आंदोलन से जिसने एक समय में भारत के कम से कम मध्य भारत और आप कह सकते हैं उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। उसके बारे में उनको कम से कम पता हो। उसके बहुत सारे नायक आज विभिन्न स्वरूपों में बहुत जगह हैं। उनके बारे में वो धारणा जब बनाए तो उनके उसके अतीत की पूरी रोशनी उनके सामने हो। इस विषय में इस वजह से हम लोगों ने बातचीत की थी। विनोद भाई ने उसमें सारा जो उनका पुराना अतीत था उसके एक हिस्से को बताया था। इस पर प्रतिक्रियाएँ आईं, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए कई प्रतिवाद भी थे, तो हमने कहा कि उसको भी शामिल करते हैं और बहस और रोचक हो गई इस वजह से। तो हमारे एक मित्र हैं, सहकर्मी एक तरह से आप कह सकते हैं, हम लोगों ने एक समय में ही पत्रकारिता की है। कुरबान अली साहब बीबीसी वगैरह में रहे, रविवार में रहे, आप लोग सब उनको सुनते रहते होंगे, हम लोगों के यहाँ डिबेट्स वगैरह में आते हैं। उन्होंने एक प्रतिवाद किया। तो विनोद भाई हैं तो इनको हम उनका प्रतिवाद सुनवाते हैं और फिर उसी उसी की रोशनी में हम विनोद जी से सवाल करेंगे। तो ज़रा सुनवाइए भाई एडिटोरियल कि क्या कहा कुर्बान जी भाई भाई, ने? इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। असल में ये विषय काफ़ी मेरे नज़दीक है और मैं समाजवादी आंदोलन का कई दशकों से अध्ययन कर रहा हूँ। 2-3 किताबें भी इस पर प्रकाशित की हैं और जो उसके दस्तावेज़ हैं, यानी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बनने से लेकर 1 मई 1977 तक जब सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में विलय कर दी गई, तो इस दौर का जो जो दस्तावेज़ हैं उनका भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। कुछ बातें थीं जो मुझे लगा कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब कह रहे हैं तो उसको लोग मानते हैं और वो फैक्चुअली सही जानी चाहिए। उनमें से एक तो ये कि राम मनोहर लोहिया की मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को हुई थी, दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में, जिनके नाम पे अब वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल बना दिया गया है। और ये संवित सरकारों के बनने के लगभग 5 महीने बाद की बात है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया का ये ख्वाब था कि कांग्रेस हटनी चाहिए, गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया था और उसी आधार पर 1967 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बमुश्किल तमाम बहुमत जुटा पाई और फिर वो 2-3 साल इंदिरा गांधी की सरकार चली थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो संवित सरकारें बनी उत्तर प्रदेश और बिहार में ख़ास करके, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यूपी में भी, बिहार में भी। यूपी में रुस्तम सेठिन बनारस के एक बड़े नेता थे और झारखंडे राय ये चौधरी चरण सिंह की कैबिनेट में मिनिस्टर थे और बिहार में इंद्रदीप सिन्हा वगैरह। और सीपीएम का भी इस गठबंधन को, यानी संयुक्त विधायक दल का जो 33 सूत्री कॉमन मेमन प्रोग्राम था, उस पर उत्तर प्रदेश में तो उस समय जो शंकर दयाल तिवारी थे राज्य सचिव सीपीएम के, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और सीपीआई का तो खैर था ही। तो ये चीज़ें शायद उस बहस में आपके स्पष्ट नहीं हो पाई थी। एक तो ये इसको स्पष्ट करना था और एक ये फैक्चुअल स्टेटस क्या है वो बताना था। यानी 67 में जनसंघ के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, स्वतंत्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस से बाहर आए हुए लोग थे, जिनमें चौधरी चरण सिंह यूपी में और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार में थे। और ये दोनों ही जगह जनसंघ के साथ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल सरकारों में थे। ये सरकारें 1.5 से 2 साल चली। अब दूसरी बात जो है कि ये गैर कांग्रेसवाद, असल में जो सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको इमोशनली इस तरह से लेते हैं कि जैसे उनके नेताओं ने, यानी खासकर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो हमेशा बिल्कुल साफ थे। यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया ने तो जो आरएसएस और जनसंघ की जो उसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, जो उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, उसको खत्म किया गैर कांग्रेसवाद के नाम पे।
और जयप्रकाश नारायण ने जो 74 का जेपी मूवमेंट चलाया, उसमें ये कह करके कि अगर आरएसएस और जनसंघ भी फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट और सांप्रदायिक हूँ, कह करके क्रेडिबिलिटी दी। और उसकी बदौलत 67 में तो लोहिया की बदौलत संघ परिवार के लोग सरकारों में शामिल हुए, पहली बार सत्ता का मजा लिया, और 77 में जेपी के कारण वो केंद्र में सत्ता में पहुंचे। और आज जो ये करंट डिस्पेंसेशन है उसमें बहुत हद तक इस बात का श्रेय सोशलिस्टों को जाता है और जेपी के अनुयायियों को जाता है कि इन्होंने इंदिरा गांधी या कांग्रेस विरोध के नाम पर और बिहार में अब्दुल गफूर के नाम पर जो विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक आंदोलन था, उसको न ये कि समर्थन दिया बल्कि उसके हरावल दस्ते बने। और नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के बारे में, जनसंघ और आरएसएस के बारे में जो लोगों की राय थी कि ये सांप्रदायिक दल हैं, वो कम हुई और उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली। इसके अलावा जो ये गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत रणनीति कही जाती है, लेकिन कई लोगों ने उसको फिर बाद में सिद्धांत भी बना लिया था, ये 1963 के लोकसभा के 4 उपचुनावों से शुरू हुआ। इनमें एक उपचुनाव अमरोहा में जेबी कृपलानी विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पे, जिसे सोशलिस्ट और जनसंघ का भी समर्थन था। जौनपुर में दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष उस समय के, उन्हें भी सोशलिस्टों का समर्थन था। फर्रुखाबाद में राम मनोहर लोहिया, उनके चुनाव में भी जनसंघ का समर्थन था। और राजकोट से मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और ये चारों में से सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ करके तीनों लोग चुनाव जीते। और उसके बाद पहली बार इन लोगों के लोकसभा में पहुंचने के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास का प्रस्ताव आया, जो कि जाहिर है संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की गिर गया। लेकिन इसी चुनाव में और इसके पहले अपने कलकत्ता सम्मेलन में सन 62 के, राम मनोहर लोहिया ने ये कोशिश की कि 3 आम चुनावों यानी 52, 57 और 62 में कांग्रेस पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला, उससे ये आम लोगों के मानस में ये चीज घर कर गई है कि कांग्रेस पार्टी तो जन जनमांतर के लिए आ गई है सत्ता में रहने के लिए, इसको हराया नहीं जा सकता। इसलिए कांग्रेस को सत्ता में हटाने के लिए सारे अपोजिशन का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और यही उन्होंने वो अपना तारीखी जुमला कलकत्ता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस को हटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। बनारस के सांसद चंद्रशेखर सिंह ने लोहिया का ये बयान अविश्वास प्रस्ताव पर जब जनता पार्टी की समय 79 जुलाई में लोकसभा में बहस हो रही थी, वहां भी ये उन्होंने पढ़ा था। तो इसको लेकर के जो राम मनोहर लोहिया के सबसे नजदीकी और सबसे सुसंस्कृत शिष्य थे मधुलिमय, वो इस कदर बदजन हो गए कि वो कलकत्ता गए नहीं। और उन्होंने कलकत्ता सम्मेलन में अपनी ओर से जॉर्ज फर्नांडिस को भेजा। और जॉर्ज फर्नांडिस ने वहां जाकर के राम मनोहर लोहिया की मौजूदगी में कहा कि लोहिया जी जो राजनीति यहाँ अब हमें समझा रहे हैं या जिस पर वो अमल करने वाले हैं गैर कांग्रेसवाद की, उसमें वो जनसंघ आरएसएस को शामिल कर रहे हैं, इससे उनका मुंह काला हो जाएगा। इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसका जवाब भी लोहिया जी ने दिया और कहा कि मैं नहीं कहता कि ये तुम लोग कोई सिद्धांत मान बना लो, लेकिन ये एक रणनीति है, क्योंकि एक बार कांग्रेस का हारना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है कि वही जॉर्ज फर्नांडिस जो अपने नेता लोहिया का मुंह काला कर रहे थे, बाद में उन्होंने खुद कहाँ जाकर के मुंह काला किया मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ से मधुलिमय का विरोध शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि 63 के फर्रुखाबाद चुनाव में जहां वो लगे हुए थे और उनके साथ कर्नाटक के नेता गोपाल गौड़ा और महाराष्ट्र की दो नेत्री मृणाल गोरे और इंदुमती केलकर जो लोहिया की जीवनीकार भी हैं, उन्होंने इस पर शदीद आपत्ति की और कहा कि ये हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि अब हम आरएसएस और जनसंघ से राष्ट्रवाद सीखेंगे, कम्युनिस्टों से हम लोकतंत्र सीखेंगे, स्वतंत्र पार्टी से हम आर्थिक विचार सीखेंगे और कैसे फ्री इकोनॉमी का समर्थन किया जाए, हमें ये पाठ सुनने को मिलेगा। तो ये हमें लोहिया जी कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस पर एक पूरी किताब है, बर्थ ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, 500 पेज की किताब मधुलिमय ने लिखी है और उसने विस्तार से इस बात का जिक्र किया है कि लोहिया जी ने किस तरह से ये आत्मघाती राजनीति शुरू की, जिसके चलते आरएसएस और जनसंघ मजबूत हुए। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद का चुनाव हो जाने के बाद जब उनको ये लगा कि मेरी नाराजगी है लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की रणनीति से,
तो वो मेरे घर बंबई आकर के 1 हफ्ता मेरे साथ रहे और मुझसे कहा कि मधु, अगर मुझे नेता मानते हो तो मुझे ये प्रयोग कर लेने दो, हो सकता है तुम सही निकलो, हो सकता है मैं सही निकलूं, लेकिन इसका फैसला तो इतिहास करेगा। और इसके अलावा जो बातें थी, मधु जी ने लिखा है कि वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। गोपाल गौड़ा ने तो ये कहा कि ये नीति विराम है, उन्होंने इसको नीति विराम कहा और अब हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कांग्रेस के खिलाफ या सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए हमारे कोई विचारधारा नहीं होगी, हमारी कोई नीति नहीं होगी और इसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। यही बात हालांकि मधुमय बाद में उस राजनीति के हिस्सा रहे और उसी के आधार पर जनता पार्टी का निर्माण हुआ, लेकिन जनता पार्टी में भी जब संघ ने अपना मुखौटा नहीं हटाया और दोहरी सदस्यता के सवाल पर जनता पार्टी के टूटने की नौबत आई, तो उन्हीं मधुलिमय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेकिंग ऑफ द जनता पार्टी वाज ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी, नाउ द ब्रेकिंग ऑफ द जनता पार्टी इज ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी, क्योंकि अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगों ने यह साबित किया है कि आरएसएस सेक्युलरिज्म में यकीन नहीं करता, वो दोहरी सदस्यता जो आरएसएस की और जनसंघ के बीच है उसको खत्म करना नहीं चाहता और उस पर उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया। तो ये हमारे पास प्रतिवाद आया है, बहुत विस्तारित है, बहुत तथ्यात्मक है, बहुत आप ये कह सकते हैं इसने इस बहस को और बहस तलब कर दिया है। अब हमारे सामने विनोद भाई हैं, विनोद भाई इसने इसको सुना। विनोद जी, अब आप बताइए इसमें मुझे अलग से प्रश्न करने की क्या जगह है, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न ही प्रश्न आ गए हैं। विनोद जी बताइए। देखिए, गैर कांग्रेसवाद को लेकर के समाजवादियों में बड़ी लंबी बहस हुई अभी पिछले, मतलब खास करके मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद बड़ी लंबी बहस हुई है सोशल मीडिया पर। और कुर्बान भाई ने जो सारे तथ्य दिए वो तथ्यात्मक रूप से सही है, उसमें मेरा कोई किसी रूप से विरोध या सहमति नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एक इसलिए अच्छा, कुर्बान भाई के साथ क्या है कि वो उन्होंने समाजवादी आंदोलन का अध्ययन भी किया है। दूसरा, उनके पिताजी जिनका जिक्र करना हम भूल गए थे, मरहूम कैप्टन अब्बास अली साहब, वो आजाद हिंद फौज से निकल के सेनानी थे और बाद में समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता के रूप में वो रहे, डॉक्टर लोहिया के बहुत करीब थे, तो उनका एक पारिवारिक संबंध भी उस आंदोलन से रहा है। तो इसलिए जब ये बहस चली, लेकिन इसमें एक दूसरा स्कूल जो है, स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसको जिसको हेड करते हैं प्रोफेसर राजकुमार जैन। तो राजकुमार जैन साहब भी खांटी सोशलिस्ट है और वो डॉक्टर लोहिया के जो साथ रहने वाले या उनके समय के जो सोशलिस्ट लोग जो कुछ बचे कुचे हैं, ही इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। तो उन्होंने भी इसका प्रतिवाद बहुत जबरदस्त तरीके से किया है, फेसबुक पर पे तमाम सारे लंबे चौड़े लेख लिखे हैं। अब उतने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको कायदे से उनका भी एक वीडियो लेना चाहिए था और फिर दोनों वीडियो चलाते तो एक अलग वो होता, संतुलन होता। मैं तो ये कहूंगा, और इसी मुद्दे पर रमाशंकर सिंह जो पुराने वो भी समाजवादी हैं और जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश के मंत्री भी रहे थे, सबसे युवा मंत्री थे, उनका कहना था, उन्होंने भी मुझे फोन किया, उनका कहना था कि लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद शब्द का कभी प्रयोग ही नहीं किया। वो गैर कांग्रेसी सरकारें कहते थे कि गैर कांग्रेसी सरकार बननी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और वही बात कि वो रणनीति के तौर पर उन्होंने उस वक्त कांग्रेस को, जो कांग्रेस की अजेयता थी, अपराजिता थी कांग्रेस की कि वो हार ही नहीं सकती, उसको, उस धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था। और जाहिर है, जैसा कि लोहिया जी ने जैसे कुर्बान भाई ने बताया कि मधु जी से कहा कि मुझे प्रयोग करने हैं, तो हो सकता है तुम सही साबित हो या मैं सही साबित हूं, तो एक प्रयोग किया। मुझे लगता है इंटेंशन पर डाउट नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। तथ्य बिल्कुल सही है जो कुर्बान भाई ने दिए, और निश्चित रूप से यह भी सही है कि गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा सारे संगठन जिस तरह समाज के बीच में एक तरह से अस्पृश्य से हो गए थे राजनीतिक रूप से, उनको एक स्वीकार्यता तो मिली इस प्रयोग से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी सरकार के जरिए भी मिली और बाद में जेपी आंदोलन के जरिए भी मिली, और फिर वीपी सिंह के साथ जब कम्युनिस्ट और बीजेपी एक साथ आए तब भी मिली, तो स्वीकार्यता तो भी। आगे तो जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार इन सब ने झंडा ही थाम लिया, बाद में पासवान साहब भी शामिल हो गए, रामविलास पासवान, तो वो तो रास्ता वहीं से प्रशस्त हुआ। और ये जो जिन भाषणों का उल्लेख किया लोहिया जी के भाषण का,
वो एक तरह से उनके लिए, उन सबके लिए वैचारिक आधार बन गए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ जाने का। तो ये तो है इसमें कोई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि चाहे लोहिया हो चाहे जेपी हो, उनकी नीयत पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए कि उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसा किया। वो उस वक्त की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में उन्होंने प्रयोग किया। जैसे अब गांधी जी को लेकर होता है, सब खिलाफत आंदोलन करके गांधी जी ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को जो है हवा दे दी। ये बहुत बड़ा ये विमर्श में तमाम सारे राइट विंग के लोग इस बात को कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके और खिलाफत आंदोलन के जरिए तो जो है, तो अब एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, उस वक्त की जरूरत थी कि मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी था कि लाया जाता। तो भैया जी को लगा होगा कि भाई एक जो एक कांग्रेस, सेकंड विनोद भाई, ये बिल्कुल आपने सही, नीयत पर सवाल नहीं है, लेकिन निष्कर्ष पर सवाल तो बनेगा। नहीं, निष्कर्ष पर सवाल बिल्कुल बनेगा, बनना भी चाहिए। आज हम नेहरू को लेकर तमाम बहस करते हैं, नहीं करते हैं, तो लोहिया को लेकर बहस होनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? जेपी को लेकर होनी चाहिए। और लोहिया और जेपी तो खुद इस विचार के थे कि भाई हर कोई भी आलोचना से परे नहीं है, तो ना लोहिया आलोचना से परे है, ना जेपी आलोचना से परे है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नियत पर अगर सवाल आप उठाएंगे तो गलत होगा। निष्कर्ष तो धीरे धीरे उसका फायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठाया, और उसमें कांग्रेस की अपनी कमजोरियां भी थी। आप उनको कैसे अनदेखा कर सकते हैं? कांग्रेस ने जिस तरह, देखिए, आजादी के आंदोलन की जो विरासत थी, कांग्रेस ने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। वो सत्ता की पार्टी बन गई पूरी तरह जी। से, और नेहरू तक तो फिर भी कुछ गनीमत रही। उसके बाद तो पूरी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति, सत्ता की राजनीति वो बन गई। उस विरासत को अगर आगे बढ़ाने का काम किया किसी ने, आजादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो संघर्ष था, जो जनता के सवालों पर हुकूमत से लड़ने का जो जज्बा था, उसको तो समाजवादियों ने आगे बढ़ाया। उसको तो समाजवादियों ने ही आगे बढ़ाया। उनसे तमाम, भाई किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, न्यूनतम मजदूरी का सवाल हो, नर नारी समता का सवाल हो, सामाजिक समानता का सवाल हो, तो या सत्ता के विकेंद्रीकरण का सवाल हो, भाई चौखंबा राज और सप्त क्रांति, ये सारे जो दर्शन आए वो आजादी के आंदोलन से निकले दर्शन थे। इसीलिए लोहिया जी समाजवादियों को कुजात गांधीवादी कहते थे कि, और तो एक सर्वोदय की धारा थी, एक समाजवादियों की धारा थी, और एक कांग्रेसी धारा थी। तो कांग्रेस अगर उस आंदोलन की स्पिरिट को बाकायदा बढ़ाती रहती और उन मूल्यों को आगे बढ़ाती, तो जरूरत ही नहीं पड़ती समाजवादी आंदोलन के अलग से जाने की। तो क्योंकि विचारधारा तो मूल रूप से एक ही थी। हाँ, उसमें ये जरूर है कि उस अतिरेक में आप कह सकते हैं, या कांग्रेस विरोध में उन्होंने उन ताकतों को भी साथ ले लिया, शायद, जिसकी वजह से आज देश में एक बहस है और एक निष्कर्ष इस तरह का है कि आज संपूर्ण देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठनों का प्रभाव है। तो ये बात सही है, निष्कर्ष में कोई इसमें वो नहीं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वरना समय 10-11 मिनट तो कुर्बान भाई के इसमें चले गए, वरना फिर ये इसी में ये उलझ जाएगा पूरा कार्यक्रम आपका। अब आप 67 से आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि फिर वो जब 74 आता है, देखिए, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई जीत करके 1971 का चुनाव जीत करके, 67 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी, वीवी को समर्थन दिया, 71 में आई। 71 में आने के बाद इंदिरा गांधी ने 2-3 बड़े काम किए। एक तो बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा, दूसरा परमाणु बम का विस्फोट किया 74 का है, तीसरा सिक्किम को भागो तो इमरजेंसी में मिलाया। लेकिन उसी दौरान वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, और फैसले के बाद इंदिरा गांधी, उसी बीच में जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल की, जो आज तक नहीं हुई। रेल का चक्का जो जाम हुआ, वो सबसे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन था उस दौर का जी। तो माहौल तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बन गया था। तमाम सारे सवालों को लेकर, गरीबी हटाओ का नारा जिस तरह फ्लॉप हुआ था, और जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी, और सारे मुद्दे आ गए थे, इंदिरा गांधी की तमाम उपलब्धियों के बावजूद एक असंतोष बढ़ रहा था। और वो गुजरात से जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, बिहार तक पहुंचा, और फिर उसमें राजनीतिक दल आए, और सदाकत आश्रम में जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय विश्राम कर रहे थे, उनको लेकर के लोग आए, और जेपी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, और वो एक खतो किताबत हुई। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी और उनकी कोटरी जो थी, सिद्धार्थ शंकर रे और तमाम सारे लोग जो थे, इन देवकांत बरुआ, इन सब लोगों ने जिस तरह घेराबंदी की थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो ये एक दौर चला। समाजवादी आंदोलन उसमें शामिल हुआ, जेपी आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व ही समाजवादी आंदोलन ने किया। संघ भी उसके पीछे था, विद्यार्थी परिषद भी थी, और सीपीआई वाली बात तो उन्होंने, कुर्बान भाई ने स्पष्ट कर दी कि हमें भी कई लोग, डॉक्टर रमेश दीक्षित ने बताया और लोगों ने बताया कि सीपीआई 67 की सरकारों में शामिल थी।
जेपी आंदोलन का सीपीआई ने समर्थन नहीं किया, सीपीआई कांग्रेस के साथ का समर्थन किया, इमरजेंसी में कांग्रेस के साथ की। लेकिन सीपीएम जो थी वो कुछ तटस्थ और कुछ बाहर से आउटसाइड सपोर्ट टाइप भूमिका में थी। पश्चिम बंगाल वगैरह में सीपीएम के तमाम लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जैसा कि डॉक्टर रमेश दीक्षित बता रहे थे, जो खुद उस वक्त सीपीएम के काडर थे, उनका कहना है उनको निकाला ही इसी सवाल में सीपीएम से गया कि वो जेपी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और वो जेपी आंदोलन के साथ चले गए। फिर उसमें कई चीजें आई। समाजवादी आंदोलन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उल्लेख बहुत जरूरी है, कुछ नेताओं का उल्लेख बहुत जरूरी है जो और सबका अपना अपना योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में रामसेवक यादव जी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और किसानों को, खासकर किसान जातियों को जोड़ने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तमाम सारे लोग जो है नेता, मुलायम सिंह यादव जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, ये सब रामसेवक यादव जी के अगुवाई में इस आंदोलन से जुड़े थे। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया एक बड़ा नाम थे। इसके अलावा समाजवादी आंदोलन में जब धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन, सभी सरकारें बनी और सभी सरकारों के बाद कुछ लोगों को लगा कि शायद मूल जो विचारधारा है उससे कुछ विचलन हो रहा है, तो ऐसे कई लोगों ने अपने अपने रास्ते भी तय किए। जैसे जनार्दन द्विवेदी जी, जो एक समय में डॉक्टर लोहिया के बहुत नजदीक थे। इलाहाबाद में जब वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे, एसवाईएस में थे, वो उस वक्त सचिव भी थे वो पार्टी में, और लंबे समय तक वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन बाद में 70 के दशक में वो उन्होंने अपना रास्ता बदला और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और फिर कांग्रेस में काफी शीर्ष स्तर पर रहे, संगठन महासचिव रहे, राज्यसभा में रहे और आज भी वो अपनी वैचारिक विचारधारा पर और वैचारिक जो दर्शन उनका है उसके साथ तमाम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। जरा समझे, मैंने ये पॉइंट से सीपीएम वाला देखा है, उसमें दो धारा थी। उसमें ये थी कि जेपी आंदोलन का के समर्थन पर तो सीपीएम की राय अलग थी, लेकिन इमरजेंसी पर सीपीएम का विरोध था और इमरजेंसी का विरोध किया, इमरजेंसी का विरोध किया था। हम जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी का विरोध। प्रवीर पुरकायस्थ डीपीटी समझ के अरेस्ट हो गए थे। डीपीटी को पुलिस खोज रही थी, बाद में डीपीटी भी अरेस्ट हुए थे। तो लेफ्ट के जेएनयू के सारे लीडर सारे जेलों में थे। ये सब इमरजेंसी में अरेस्ट हुए हैं, इमरजेंसी में अरेस्ट हुए हैं ये इमरजेंसी। और लेकिन जेपी आंदोलन की जो बात हो रही थी, हाँ, मैं जेपी आंदोलन में कह रहा था, उसमें उस तरह से जिसमें सक्रियता समाजवादी युवजन सभा जो थी, एसवाईएस, जो समाजवादी आंदोलन, समाजवादियों की जो युवा शाखा थी या विद्यार्थी परिषद के लोग थे, वो जिस तरह से एक्टिवली आए थे उसमें, क्योंकि उसमें सीपीएम में राय ये थी कि वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि चूंकि जनसंघ शामिल है इसमें, क्योंकि इसको आरएसएस की बैठक है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जा सकते खुले रूप में। ये एक वहां वैचारिक लाइन थी, लेकिन सीपीआई ने कांग्रेस की लाइन, साम्राज्यवाद वगैरह भी जोड़ते थे, सीआईए वगैरह भी जोड़ते थे, बहुत सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल, जो इंदिरा गांधी ने कहा भी था कि सीआईए का वो है, हम विदेशी शक्तियां हैं, वो सारी चीजें थी उस समय। एक चीज थोड़ा सा कुछ नाम का उल्लेख करूंगा समाजवादी आंदोलन के, जिनका उल्लेख पिछली बार छूट गया था। एक बड़ा नाम है किशन पटनायक जी का। किशन पटनायक की चर्चा, वो एक समाजवाद की एक अलग धारा उन्होंने चलाई। वो सबसे यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट चुन करके आए थे एक समय, और 77 में वो जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, न सरकार में शामिल हुए, और उन्होंने अपना रास्ता अलग किया। उनका कहना था कि जो सत्ता की राजनीति है या जोड़ तोड़ की राजनीति सत्ता की है चुनावी, इससे हमको अलग समाजवाद के बुनियादी इस पर काम करना है, हमें संगठन बनाना है और पूरे देश में समाजवादी विचारों का के आधार पर एक मजबूत संगठन खड़ा करना है। तो उन्होंने समता संगठन बनाया, जिसकी युवा शाखा थी समता युवजन सभा, क्योंकि एसवाईएस तो डिसॉल्व हो गए 77 में, एसवाईएस 77 में डिसॉल्व हो गई थी जब जनता पार्टी बनी युवा जनता में। उसके बाद जो समाजवादी युवजन सभा थी वो खत्म हो गई, तो समता युवजन सभा बनाई उन्होंने, जिसके जेएनयू की शाखा में मैं भी जुड़ा था जब मैं जेएनयू में था। एसवाईएस का जो था वो लेगेसी एसवाईएस, पुरानी एसवाईएस की थी, तमाम सारे लोग उसमें थे। उसमें योगेंद्र यादव भी बाद में शायद उसमें थे ना। हाँ, योगेंद्र यादव थे उसमें, और भी कई नाम थे। अब कई लोग तो सरकारी नौकरियों में चले गए, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, अपने सब मित्र लोग हैं वो, लेकिन योगेंद्र यादव जी। तो प्रोफेसर आनंद इस समय कहाँ थे? प्रोफेसर आनंद तो एसवाईएस से भी जुड़े थे, वो तो बीएचयू और उसके अध्यक्ष रहे थे, और बाद में जेएनयू पे आ गए थे। तो प्रोफेसर आनंद कुमार, मोहन प्रकाश, ये सारे लोग जो है ये एसवाईएस वाले थे। शिवानंद तिवारी, ये पूरी जो धारा थी जिसमें सतपाल मलिक,
अच्छा, एक और चीज है, समाजवादियों में भी आगे चल करके दो तरह के लोग हुए। एक जो समाजवादी आंदोलन से निकले थे, और दूसरे जो समाजवादियों की संगति से समाजवादी बने थे। हम्म। है? वो लोकदल के लोग थे जो लोकदल में आए। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कैप्टन अब्बास जी अली के बाद कोई जी समाजवादी आंदोलन के जो प्रमुख नाम आप बहुत सारे ले रहे हैं, इसमें कोई मुस्लिम नाम नहीं आ रहा है उभर के। नहीं थे, मुख्तार अंजीज थे उत्तर प्रदेश में, हाँ, आप जानते मुख्तार होंगे, अनीस थे। मुख्तार मुख्तार अंजीज अनीस थे। थे। हाँ, बिहार में जाबिर हुसैन साहब थे, और और भी लोग थे। लेकिन कैप्टन साहब का बड़ा कद था, वो आजादी में बहुत से आए थे। हाँ, तो लेकिन मुसलमानों का जो बड़ी लीडरशिप थी ज्यादातर वो कांग्रेस के साथ थी सब जगह। वो लेकिन युवा जो थे वो धीरे धीरे जुड़ रहे थे इसमें समाजवादियों के साथ। और शायद एक कारण ये भी रहा होगा थोड़ा सा, जब ये जो संघित सरकारों का प्रयोग हुआ और जिस तरह बीजेपी जनसंघ के उसके साथ समाजवादियों की गलबैया हुई, उससे भी कुछ मुस्लिम को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी शायद जुड़ने में, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी काफी संख्या में मुस्लिम नेतृत्व तो मुस्लिम लीडर्स थे। और भी कई नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ समय चला जाएगा उनको सोचने में। इसके नहीं, अलावा कुछ तो किशन पटनायक जी की एक धारा थी, इसमें सब तमाम सारे लोग, अरविंद मोहन उसी में जुड़े हुए थे, अपने मित्र योगी यादव का आपने नाम लिया, और भी थे, जसवीर सिंह, चंगल रेड्डी, कई सारे लोग उसमें थे जिन्होंने आगे काम किया। सुनील थे, सुनील गुप्ता जो जेएनयू के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने होशंगाबाद में जाकर के पूरा संगठन तैयार किया, बाद में उसमें उनका निधन हो गया। एक और बड़ा नाम है, आपने कहा कि दक्षिण मध्य भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण में भी, जैसे कर्नाटक में जो रामकृष्ण हेगड़े की पार्टी जो जीत के आई थी, उस वक्त वहां भी समाजवादियों का एक प्रभाव था। आप देखिए सिद्धारमैया वगैरह, ये जेडीएस, ये एक जो है कई समाजवादी विचारों का प्रभाव था। उतना बड़ा संगठन तो नहीं था, लेकिन विचारों का प्रभाव था। आंध्र प्रदेश में बद्री विशाल पित्ती जी जो थे हैदराबाद में, जो लोहिया जी के बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे और व्यवसायी थे, तो थोड़ा मदद भी करते थे आर्थिक रूप से तमाम। तो इन सबका उल्लेख जरूर, सुरेंद्र मोहन जी का उल्लेख बहुत जरूरी है। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जिनका उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव था, जो इटावा जिले चंबल का, उन्होंने तो बाकायदा 1942 में क्रांति भी की थी। मुलायम सिंह जी को राजनीति में लाने वाले कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी। अब जब इमरजेंसी में जनता पार्टी बनने के बाद एक तरह से समाजवादी आंदोलन का आंदोलन के रूप में पटाक्षेप हो गया जनता पार्टी में विलय के साथ। विचार तो जिंदा रहा, लेकिन उस विचार को आगे बढ़ाने का काम मधुलिमा जी ने किया, जो कुर्बान भाई ने बताया है। बाकी जो समाजवादी थे वो ज्यादातर फिर जोड़ तोड़ की और सत्ता की जो राजनीति है वो उसमें पड़ गए। जनता पार्टी टूटी, चरण सिंह गए, राजनारायण जी, उज्जैन राजनारायण जी के ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया, एक बार उन्होंने, उनकी वजह से हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया। वही राजनारायण जी इंस्ट्रूमेंटल हुए चरण सिंह की सरकार बनाने में कांग्रेस समर्थन से, संजय गांधी के साथ। चौधरी चरण सिंह साहब की राजनीति क्या थी? क्या वो समाजवादी आंदोलन के थे, या वो अपनी ओर से अपने व्यक्तित्व में अलग थे और किसान आंदोलन थे? उनकी कुछ और पार्टी थी ना शायद। नहीं, चौधरी साहब जो थे पहले कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में नेहरू जी की जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की जो लाइन थी, उससे उनका मतभेद हुआ, और उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया था, बीकेडी। वही मुझे याद आता है। हाँ, उनका एक अलग, उनका समाजवादी आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जब बीकेडी बना उसके बाद जो 67 में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पूरा 33 सूत्री जिसका जिक्र किया, उसमें जो एजेंडा था वो लोहिया जी ने तय किया था, वो सोशलिस्टों ने तय किया था, वो न्यूनतम मजदूरी है। चौधरी साहब की समझ जो थी वो गांव और किसान, खेत खलिहान पर जबरदस्त थी, उनका पूरा दर्शन था, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे चल के लोकदल समाजवादी आंदोलन ये बिल्कुल मर्ज कर गए एक दूसरे में। और राजनारायण जी और तमाम सारे लोकदल के लोग जो है 70 के उसमें जो है वो भारतीय लोकदल बना, भारतीय क्रांति दल के बाद, और फिर लोकदल बना, तो वो एक मर्जर हो गया उनका इस तरह से। तो जो लोकदल था उसमें समाजवादी, सत्तार मलिक जी शामिल हो गए, राजेंद्र चौधरी शामिल हो गए, ये सारे लोग जो है जो समाजवादी आंदोलन, केसी त्यागी जो, अच्छा केसी त्यागी जी का बताइए। केसी त्यागी जी मूलतः वामपंथी आंदोलन से निकले थे छात्र के समय, वो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट थे। बाद में वो लोकदल और समाजवादियों के संसर्ग में आए और समाजवादी हुए। उनका पूरा जो सोच, फिर लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बने। वो एक विकास होता है व्यक्ति का एक उस तरह से। तो ये हुआ। अब जैसे
दिग्विजय सिंह थे बिहार वाले, वो चंद्रशेखर जी के क्लोज थे और चंद्रशेखर जी ने उनको एक तरह से समाजवाद का संस्कार, समाजवादी आंदोलन से, उनका भी एसवाईएस से लेना देना नहीं था, पुराने एसवाईएस से, वो तो कांग्रेसी परिवार से आए थे। डॉक्टर रुपेश दीक्षित ने पूरा बताया कि वो इस तरह से जो है, तो अलग अलग तरह से लोग आए, लेकिन जनता पार्टी बनने के बाद आंदोलन के रूप में समाजवादी आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। और 80 के बाद फिर आप देखिए समाजवादी शब्द ही राजनीति से गायब हो गया, जनता दल बनता है वीपी सिंह के साथ, जिसमें सारे समूह मर्ज करते हैं, जनता दल बनता है। शरद यादव भी आ जाते हैं, रामविलास पासवान, अजीत सिंह, लोकदल और समाजवादी शक्तियां, देवी, सारे लोग आ जाते हैं। और जनता दल जब टूटता है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर जी बनाते हैं समाजवादी जनता पार्टी। उनके अंदर एक समाजवादी शब्द के प्रति आग्रह रहता है, तो वो जो कांग्रेस को पहले शामिल हो गए थे जेपी आंदोलन के दौरान, तो वो समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी शब्द वो अपनी पार्टी में जोड़ते हैं। बाद में मुलायम सिंह जी उसी में शामिल होते हैं, सजपा में, वो 91 का चुनाव सजपा के उसमें लड़ते हैं, और सजपा से जब मुलायम सिंह जी अलग होते हैं तब विशुद्ध समाजवादी पार्टी बनाते हैं, जिसके गठन में जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा, क्या कहते हैं, मोहम्मद आजम खां, तिवारी, मोहन, ये सारे लोग जो है, पुराने लोग जो है, कपिल देव सिंह, ये सब समाजवादी इकट्ठा होते हैं और वो समाजवादी पार्टी बनती है। तो लोहिया के नाम को और समाजवादी शब्द को आगे अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया तो 90 के बाद मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आज भी देश में दो ही समाजवादी पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने इसका गठन किया था, एक पार्टी है रघु ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जो एक उसका असर प्रभाव उतना नहीं है, वो रघु भाई का अपना संगठन है, लेकिन उसमें भी समाजवादी शब्द है। बाकी जनता दल टूटा तो जनता दल यूनाइटेड बन गया, फिर जनता दल एस बन गया, देवगौड़ा ने बना लिया, बीजू जनता दल बन गया, वो बन गया, फिर जनता दल चला। समाजवादी शब्द जो है वो इस धारा में जो है वो शरद यादव जी और रामविलास जी ने लोक जनशक्ति पार्टी बना ली, तो समाजवादी शब्द से परहेज सा हो गया इन लोगों। एक आखिरी सवाल, अब समय की सीमा ऑलरेडी पार हो रही है, लेकिन ये इतनी अच्छी बहस हो गई और इतनी रोचक हो गई है कि मुझे लगता है जो भी इसको, इवन नए विद्यार्थियों को इसमें बहुत कुछ सूचनाएं मिलेंगी। तो रघु ठाकुर के अलावा अब आपको कौन समाज, ये तो सारे लोग, जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह कहाँ विसर्जित हुए, सब आपके सामने है। नेताजी ने भी बहुत तरह के समझौते किए, भले ही समाजवादी पार्टी बनाए रहे, और उनके बारे में प्रकट रूप से नेताजी बीजेपी साथ देंगे, प्रकट रूप से नहीं गए, वैसे हाँ, वैसे अपने रिश्ते से। रघु ठाकुर के अलावा तो अब कोई उस तरह से आप प्रैक्टिसिंग समाजवादी तो नहीं नजर आता ना। इस पर अंत करना चाहेंगे आप, इस कार्यक्रम की आखिरी बात क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं एक चीज और जोड़ दूं, आपके सवाल पे आता हूं कि 90 में मंडल आने के बाद समाजवादी शब्द सामाजिक न्याय में बदल गया। ये सामाजिक न्याय शब्द आपने कभी भी 67 में या 70 में नहीं सुना होगा राजनीति के दौर में। सोशल जस्टिस शब्द जो है ये 90 की देन है, मंडल आयोग की देन है। और जो सामाजिक न्याय हुआ, वो सामाजिक न्याय, मुझे थोड़ा कठोर भाषा में बात कर रहा हूं, तो सामाजिक न्याय धीरे धीरे जातीय न्याय और जातिवादी न्याय, और जातिवादी न्याय से पारिवारिक न्याय में बदल गया, जिसने पूरी समाजवादी धारा को कुंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्भव हुआ, क्योंकि कांग्रेस उसके बाद राजीव गांधी 415 सीटें लेके आए, तो कांग्रेस का वर्चस्व का फिर स्थापित हो गया, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प बन गई। वो अलग बहस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और समाजवादियों के अपने आचरण से, जो समाजवाद के जो वाहक थे, जो वारिस थे, तो या आचार्य नरेंद्र और प्रकाश के जो वारिस थे, कथित रूप से जो अपने कहते थे और नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सामाजिक न्याय के बाद जातिवादी न्याय, जातिवादी न्याय के बाद पारिवारिक न्याय में समाजवाद को बदल दिया। समाजवाद शब्द गायब हो गया और उसका धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो गया इस विचारधारा से, जो इस देश की अपनी राष्ट्रीय विचारधारा है और जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से निकली विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है, उससे मोह भंग हो गया। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी विचारधारा, जो हिंदुत्व विचारधारा है, उसका प्रभाव विस्तार कर लिया। और कांग्रेस अपने कारणों से, अपने वैचारिक शून्यता के कारण, अपनी वैचारिक जड़ता के कारण उसका मुकाबला नहीं कर पाई। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि रघु ठाकुर प्रैक्टिसिंग समाजवादी के रूप में, देखिए इस तरह है तो कई लोग। एक नाम मैं और लूंगा, रवि राय जी का नाम भी लेना जरूरी। रवि राय जी रहे, लेकिन वो इस पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति तो रहते हुए भी उन्होंने अपना एक अलग छवि बनाई। और
इसीलिए उनको याद करना जरूरी है। प्रैक्टिसिंग समाजवादी के रूप में देखिए अलग अलग तरीके से लोग अब आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन संगठन के रूप में कोई कहीं बहुत काम कर रहा हो, समता संगठन के लोग काम कर रहे हैं अभी भी। किशन जी तो नहीं है, लेकिन तमाम लोग हैं जो कर्नाटक में अपने या और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आप एक नाम आप ले सकते हैं रघु ठाकुर की तरह, डॉक्टर सुनीलम का, वो भी हाँ एक हाँ प्रैक्टिसिंग समाजवादी है। ठीक है, वो पार्टी नहीं है उनकी, लेकिन ऐसा कोई मंच नहीं है समाजवादियों का जहां डॉक्टर सुनीलम ना हो या डॉक्टर जी सुनीलम की भूमिका ना हो समाजवादियों को इकट्ठा करना। एक अरुण कुमार जी हैं हमारे गोरखपुर वाले, जो है वो जी भी प्रैक्टिसिंग समाजवादी है। डॉक्टर जी राजकुमार जैन है, जी ये है। रमाशंकर सिंह एक यूनिवर्सिटी चला रहा है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि जो समाजवादी साहित्य है, समाजवादी जो विचार है, उसको प्रकाशित करने का, वितरित करने का काम किया और लोगों के बीच में कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी बिहार पटना में है, जो अभी भी मतलब अपने तरीके से अलग जगह रखते हैं। तो इस तरह के लोग अलग अलग हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार को भी आप कह सकते हैं कि वो भी कम से कम संघर्ष के स्तर पर और विचारों के स्तर पर एक सार्वजनिक हस्तक्षेप और करते हैं। और योगेंद्र यादव का आपने जिक्र किया ही, वो अब उनको आप मान सकते हैं। अब आपसे इजाजत लूंगा। समय हम लोगों ने 5 मिनट ज्यादा लिया, कोई बात नहीं, दर्शकों से माफी मांगते हुए कि थोड़ा देखें, चूंकि ये सब नहीं नहीं, चीजें जो आपने चूंकि 10 मिनट कुरबान भाई को दिया, तो इसलिए 5 मिनट ज्यादा लिया। तो विनोद जी ने बहुत चीजें बता दी हैं और ये विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की होंगी। इसलिए मुझे भी लगा कि ये सब रिकॉर्ड हो जाए। लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोगों की युवावस्था के दौर में ये आंदोलन, जैसा कि आपने इस पूरे 2 कार्यक्रमों में सुन लिया कि इसका कितना बड़ा प्रभाव था और कितना बड़ा इसका आभा मंडल था, कितने बड़े-बड़े नक्षत्र इसमें थे और उस दौर के स्टार सब थे जिनकी बहुत सारी सूक्तियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। लोहिया जी ने कहा था, ये हम लोगों के बहुत सारे मामलों में आता है। आज के लोगों के लिए वो थोड़ा-सा लोहिया जी अजगबीपन लोहिया जी लोहिया जी ने कहा था, इस पर 2 समाजवादियों में बहस हुई इलाहाबाद में। नरेंद्र गुरु और लल्ला बाबू में। तो हाँ, जब उन्होंने बार बार कहा लोहिया जी ये कहा करते थे, तो हाँ। उन्होंने कहा कि लोहिया जी तुमसे ही नहीं कहते, हमसे भी कहती थी। इसी पर इस कार्यक्रम को रोक देते हैं। अब इसके बाद कुछ कहने का नहीं है कि लोहिया जी तुमसे ही नहीं, मुझसे भी कहते थे। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद भाई। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.